नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 17 सितंबर है और ये जन्मदिन उन्होंने मध्य प्रदेश में मनाया। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है, एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क दिया। लेकिन लोग कयास लगा रहे थे कि 17 सितंबर के बाद, चूँकि इस बार वो 75 वर्ष के हो गए, तो लोग कह रहे थे कि 75 वर्ष के बाद तो उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि वो उनके संविधान में ऐसा नहीं है भाजपा के, जबकि ऐसा कोई संविधान भाजपा का नहीं है। लेकिन एक माहौल बनाया गया कि 75 के बाद, उम्र के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, पद से इस्तीफा दे देंगे। हमारे आचार्य जी ने पहले ही कहा था कि वो 17 सितंबर के बाद भी पद पर बने रहेंगे और आगे भी उन्होंने कहा है कब तक बने रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज 17 सितंबर हो गई, मोदी जी अपने पद पर कायम है। आचार्य जी की भविष्यवाणी सही है। अब हमारा इससे आगे हम जो बात करते हैं, वे 75 वर्ष के हो गए मोदी जी, वे स्वस्थ रहें, वो शतायु हों, प्रधानमंत्री भी बने रहें जब तक वो जीवित रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन जो मैंने एक स्वास्थ्य को लेकर एक यहाँ जरा सा प्रसंग छेड़ा है कि वो स्वस्थ रहें, ये बड़ा कंसर्न है देश के लिए, सबके लिए। तो आज प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी। क्या आने वाले दिनों में उनके स्वास्थ्य में कुछ खराबी के संकेत हैं, कुछ बीमारी के संकेत हैं, या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जो थोड़ा सा उनके नेगेटिव जाएगा, इस पर चर्चा होगी। पूरे विश्व में उनकी क्या अभी अभी आगे भूमिका होने वाली, उस पर चर्चा होगी। डीप स्टेट के खिलाफ वो क्या स्टेप लेने वाले हैं, उस पर चर्चा होगी। अमेरिका चीन की दादागिरी ख़त्म करने के लिए वो क्या स्टेप लेने वाले हैं, उस पर चर्चा होगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, जाइएगा नहीं। सीधे चलते हैं डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आपने कहा था 17 सितंबर के बाद भी वो पद पर बने रहेंगे। आपकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ये भी जानना चाह रहे हैं, अब इसके आगे क्या, और स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चिंता है, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चिंता है। तो एक आप ये देखिए उनकी जन्म कुंडली में कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या कहती है आने वाले कुछ समय में। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो सबसे पहला तो जो रोचक योग उनकी कुंडली में बन रहा है, तो रोचक योग लग्न स्थान पर मंगल चंद्र सोगरही जब बैठ जाते हैं तब ऐसी स्थिति इसमें बनती है। तो रोचक योग वाला व्यक्ति पहले तो स्वस्थ पूर्ण होता है, लग्न नेगेटिव स्थिति में ना आए, तो ऐसा कुछ उनके साथ मंगल में है नहीं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो योग उनके अच्छे बनते हैं। अब छुटपुट उम्र के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं मार्केज की या गंभीर बीमारी की, तो वहाँ तो इनकी स्थिति बहुत ठीक बनती है। और दूसरा, इस वर्ष की जो कुंडली बनती है वो उनकी कुंडली विशेष रूप से उनकी खुद की जन्म कुंडली से अधिक है, अच्छी है। तो वर्ष कुंडली में लग्नेश उनका शनि बनता है जो पराक्रम स्थान पर मतलब अपन बात कर रहे हैं आज 17 सितंबर 2025 से 17 सितंबर 2026 तक की। हाँ। एक साल उनका कैसा रहेगा, हाँ। उसकी कुंडली में। तो ये जो योग बन रहे हैं, मुंथा है उनकी दूसरे स्थान पर, तो ये भी स्वस्थ रखती है, दूसरों को अच्छा आशीर्वाद बनवाए रखती है। और शनि है तो ये पूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी ग्रह योग इनके बन रहे हैं। तो नेगेटिव यहाँ पर स्थिति स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। जो इनके ग्रह योग बताते हैं। हाँ, क्योंकि आचार्य जी वो तो कभी मतलब ऐसा देखने में नहीं आया कि उन्होंने कभी छुट्टी ली हो। वो अथक परिश्रम करते हैं जी। और कभी ऐसी खबरें भी नहीं आती कि कहीं आई कि कुछ उनके स्वास्थ्य की वजह से उनको कहीं अपने प्रोग्राम कहीं डिले करने हो। हालांकि हम तो सब ये चाहेंगे कि वो ऐसे ही स्वस्थ रहें, ऐसे ही देश की सेवा करते रहें। लेकिन कुछ जो बीते दिनों कुछ ऐसी चर्चाएं थीं, आने वाला जो 2025 के बाद का सितंबर 2025 से लेके मार्च 26 में भी कुछ ऐसी स्थितियां उनके ग्रहों को लेकर, फिर आप पूरा सितंबर 2026 तक उनकी ओवरऑल क्या स्थिति बनी रहेगी स्वास्थ्य को लेकर, खासतौर पर बात करें। नहीं, स्वास्थ्य को लेकर तो नेगेटिव स्थिति इसमें है ही नहीं। अच्छा। मतलब यदि ये मानकर चले कि अभी की इस कुंडली को हम देखते हैं, वर्ष कुंडली को, तो वर्ष कुंडली में भी नेगेटिव योग उनके नहीं है। और उनके स्वयं की जन्म कुंडली देखते हैं तो अभी उनको मंगल की महादशा चल रही है। तो ये 30 नवंबर 21 से शुरू हुई है, तो 30 नवंबर 28 तक चलेगी। तो 28 तक तो ये पूर्ण स्वस्थ हैं, यहाँ इन्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अच्छा। और जो भी इनके साथ अभी घटित होगा, तो मंगल विशेष रूप से लग्न में है, चंद्र के साथ में है, रोचक योग में बैठा हुआ है, तो उस दृष्टि से तो बहुत मजबूत हैं। तो देशवासियों को तो खुशखबरी यही है कि मोदी जी 2028 तक तो उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता और पूर्ण स्वस्थ वो बने रहेंगे। पर आचार्य जी, जिस तरीके से उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा
और जिस तरीके से सीधे सीधे ये कहें कि षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका का डीप स्टेट हो, चाहे भारत के विपक्षी दल हो, कुछ भी मुद्दा उठा लाए, वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है, और तमाम जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं पर है उन पर प्रश्न चिन्ह लगाकर मोदी जी की इमेज को डैमेज करना। तो ये भी एक मतलब अस्वस्थता है उनकी, देखा जाए तो विपक्ष उनको इस मामले में अस्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्थिति में कैसी उनकी वो रहेगी? इसमें तो मोदी जी तो स्वस्थ हैं, पर विपक्ष का अस्वस्थ है, ये दर्शाता है कि आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है विपक्ष का। तो वो विपक्ष को अपना दिमाग चेक कराना चाहिए। और दूसरी जो कुंडली है इसमें छठे घर का स्वामी है, मंगल है, वो लग्न स्थान पर विराजमान है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा शत्रुओं से घिरा होता है और शत्रुओं की चालों से ही मजबूत होकर वो अपने आप को मजबूत करता है। ये रोचक योग की विशेषता भी है। इसमें यदि छठे स्थान का स्वामी बना और मंगल लग्न स्थान पर विराजमान हुआ तो संकेत है कि जितना आप इसको रगड़ोगे ये उतना ही कुंदन बन के बाहर निकलेगा। तो तब के जो कुंदन सोना कुंदन बनता है वो योग इनकी कुंडली में है। तो विपक्ष जितनी भी मेहनत करेगा उतना मोदी को फायदा होगा। आप ये मानकर चले जितना इन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया उतना ही उभर के सामने आना है। वो चाहे उनकी खुद की पार्टी के लोग भी हों, जो कई उनकी पार्टी में बैठे हुए हैं, उनको बड़ा लग रहा है कि यार मोदी चले जाए तो हमारा नंबर आ जाए। वो तो 2 दिन के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हमारी तख्ती लग जाए XPM। पर ये नहीं ना, देश है। अब वर्तमान परिस्थिति बड़ी विचित्र चल रही है, तो वहाँ एक्सपेरिमेंट का समय नहीं है। जो उत्तम खिलाड़ी है उसी को खेलने दिया जाए। मतलब देश की आवश्यकता है भी, आवश्यकता है। और आवश्यकता नहीं है, यदि कुंडली की बात करें तो देश को ऐसा व्यक्ति भगवान ने अपने स्वरूप से प्रदान किया है। मतलब ये एक मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। अभी तो लोग ये सोचेंगे कि मोदी की तुलना भगवान से कर दी, उनसे कर दी। भगवान कृष्ण भी जब आए थे तो उनको कोई पहचान नहीं पाया था, मनुष्य रूप में ही थे। राम आए थे तब मनुष्य रूप में ही थे। वो तभी गुणगान होते हैं तब लगता है कि अरे राम थे, नहीं तो उनके साथ रहने वाले नहीं पहचानते थे। कृष्ण के साथ रहते तो रोज लड़ परेशान हो जाते। जिस भीष्म पितामह पहचानते थे उनको, द्रोणाचार्य पहचानते थे उनको, अर्जुन तो साथ रह के भी कई बार भूल जाता था, और युधिष्ठिर पहचानते थे उनको, कुंती पहचानती थी। तो कुछ ही लोग थे जो उनको पहचानते थे, बाकी माया का खेल सब कुछ गायब कर देती है। तो अभी जो आने वाला समय है ये भारत के हाथ में प्रभु ने सत्ता यूं ही नहीं दी है, और ब्रह्म सदी चल रही है। तो ब्रह्मा जो सदी होती है उसमें विष्णु सदी चल रही, सॉरी, तो विष्णु सदी होती है उसमें विष्णु जी ही पूरा संचालन करते हैं। तो अभी पूरा जो काम चल रहा है वो उन्हीं का ही है। तो इसलिए कहीं कोई नेगेटिव स्थिति निर्मित पर नहीं हो रही। आचार्य जी एक बात ये जरूर सही है, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनके जो निर्णय हैं, उन्होंने पूरी दुनिया पर हलचल मचा रखी है जी। और ये बिल्कुल आपने ठीक कही कि देश में पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने देश की आंतरिक संघर्ष से जूझे और बाहरी संघर्ष से जूझे, इसके बावजूद देश की तरक्की की राह पर उन्होंने कभी रोड़ा नहीं आने दिया। बिल्कुल। चाहे वो इकोनॉमी के मामले हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, चाहे अब आप ये देखिए जन्मदिन की उनकी बात चल रही है, उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक काम किए अपने इतने कम कार्यकाल में। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पुल, मतलब एफिल टावर से ऊंचा ब्रिज बनाया कश्मीर, और रेलवे लाइन बनाई। मिजोरम आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ ट्रेन पहुँच रही है। इतनी बड़ी टनल, अटल टनल कश्मीर की घाटियों में बना दी। ये बड़े ऐतिहासिक काम है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट जो ओंकारेश्वर खंड में बना, ये उन्होंने बना। मतलब एक से एक बड़े उन्होंने ऐतिहासिक काम किए। और दुनिया में यदि बात करें तो दुनिया के 25 से ज़्यादा देशों ने उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। मतलब ये बात जो आप कह रहे हैं कि वो एक अद्भुत ग्रह नक्षत्र धारण किए हुए कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब उनकी इतनी जय जयकार हो रही है तो उस जय जयकार को डैमेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी षड्यंत्र हो रहा है। तो ये जो अमेरिका है, चाइना है, और अभी ये हो रहा है कि वो मुस्लिम 50 कंट्री वो हुए तो इजराइल के खिलाफ एकजुट है, लेकिन क्या वो भी ये भी मोदी के खिलाफ ही काम करेंगे? हाँ, ये एक्चुअल तो इजराइल का तो ये पूरे मुस्लिम कंट्री कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो तो जिस दिन इजराइल चाहेगा उसी दिन रात को ठोंकना शुरू करेगा तो सुबह तक परिणाम अलग है। भारत के साथ दिक्कत ये है, भारत में यदि कुछ भी है, भारत में कई फिलिस्तीनी समर्थन बैठे हुए हैं। हाँ, या तो और देश का कानून इस तरीके की इजाज़त भी नहीं दे रहा। किसी ने कुछ भी बोल दिया, देश के साथ गद्दारी भी आपने कर दी, तो भी भारत के कानून उसको परमिट नहीं करता कि इसको जेल भेज दो या कुछ कर दो। तो यहाँ का कानून बड़ा लचीला है। और ऐसे समय में ये जो संगठन इकट्ठे हुए हैं, ये संगठन अभी भारत ने जैसे पाकिस्तान की अभी पिटाई लगा दी, तो इसके लिए ये काम करेंगे, ना कि इनमें काम करेंगे। और ये संगठन का बड़ा क्लियर संदेश है कि आने वाले समय, और मैं तो बोल भी रहा हूँ
कि आने वाले समय में चीन इन मुस्लिम देशों को लेकर भारत पे आक्रमण करेगा, अच्छा। भारत जाकर फिर चीन को 7 भागों में तोड़ेगा। तो ये जो स्थिति नेगेटिव बन रही है, तो ये एक्चुअली षड्यंत्र तो भारत के खिलाफ ही होना है। अच्छा। और मोदी जी के जो जन्म कुंडली के ग्रह योग हैं, वो सबसे बड़ा है कि इनके गुरु की स्थिति बहुत अच्छी बनती है, षष्ठेश की स्थिति बहुत अच्छी बनती है, द्वादशेश की स्थिति जेल का कारक और इन समस्याओं को निपटाने कारक, तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर जो एक उनके अंदर ईश्वरीय जो शक्ति है वो जो काम करती है वो गजब का काम करती है। जैसे आपने बताया घर काम बड़ा, उनने स्टेडियम भी बनाया तो सबसे बड़ा बनाया, स्टेचू लौह पुरुष की बनाई तो सबसे बड़ी बनाई। और सबसे बड़ा ये कि ये व्यक्ति 2 लोग मिलके 1 लोग हैं। जैसा रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण का अकेला स्वरूप था, विवेकानंद के आते ही वो पूर्ण हो गए। तो सेम स्थिति है कि जैसे नरेंद्र मोदी को अमित शाह मिले और इनका पूर्ण योग बना और इन्होंने दोनों ने मिलकर अपनी सारी व्यवस्थाओं को करना शुरू कर दिया। तो ये जो स्थिति है और जो कुंडली उनकी बताती है, आने वाले समय में संकेत है कि पूरी दुनिया में चाहे कितने भी षड्यंत्र भारत के खिलाफ हो जाएं और उस षड्यंत्र से पार पाएंगे, तो वो स्थिति इसमें बनती है। तो जितने भी जो विरोधी और विदेशी तत्व हैं लगातार इनके खिलाफ पड़े हुए हैं। अभी तक आपने देखा होगा ना, मैं तो जब से सीएम बने थे तब से बोल रहा हूँ कि शत्रुघ्न योग लेके पैदा हुए हैं। तब तो मेरी बात कोई मानता ही नहीं था कि व्यक्ति यहाँ जाएगा और कहीं प्रधानमंत्री बन जाएगा। वो सही। और आज की स्थिति में आज जो भी उनसे टकराता है, चाहे वोट चोरी के मामले पर आ जाए, चाहे सोनिया गांधी आरोप लगा दे, चाहे राहुल गांधी लगा दे, चाहे लालू वालू लगा दे, ये सब मात खा जाते हैं उनसे। जो डायरेक्ट मोदी से टकराता मात खा जाता है। भगवान कृष्ण की विशेषता थी, जब भगवान कृष्ण को चाहे अनचाहे जिसने भी नेगेटिव करा तो कुदरत उसके खिलाफ हो जाती है। एक होता है शक्ति, जैसे विष्णु जी के शक्ति साथ रहती है, वो शक्ति विष्णु जी की पूजा करती है, जबकि भगवान शिव की शक्ति जो है, शक्ति चली जाएगी शिव किसी काम के नहीं होंगे। अर्जुन की शक्ति चलेगी तो वही अर्जुन वही बाण वो भीलनियों से नहीं जीत पाया, तो उनकी शक्ति चली जाती है। यहाँ शक्ति हमेशा साथ रहती है और ये शक्ति काम सोचने जो भगवान की भरकुटी को पहचानती है, तो जैसे ही भरकुटी इधर मूव करती है तो वैसी शक्ति काम करना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार के जो योग होते हैं वो योग नरेंद्र मोदी की कुंडली में कि भगवत सत्ता का इन्हें पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त रहता है और कभी भी ये नेगेटिव प्लान ही नहीं करते। विवेकानंद ने कहा था कि यदि आप 12 साल तक कोई भी हत्या किसी प्रकार के जीवों की नहीं करोगे तो आपको शेर के सामने ही पहुंच जाओगे, तो शेर आपको खाएगा नहीं। और ये प्रमाण है। और इसी प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति का विरोध ना करो, नेगेटिव नहीं रहोगे, तो आपका कोई भी नेगेटिव व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो जो साधना है मोदी जी की, वो रोचक योग से बनी हुई है। और बाकी के ग्रह योग भी उनके बड़े विचित्र विचित्र बैठे हुए हैं। उनकी कुंडली का रीडिंग करो तो ये बात बिल्कुल आपने आचार्य जी ठीक की कि वो अपने शत्रुओं पर भी कानून बनाते हैं। हाँ। वो चाहे तो ये राहुल गांधी जी और ये जितने तरह के जो विपक्ष के नेता या ये सब अंदर दिखें, बिल्कुल, लेकिन वो एक जो कानून के दायरे में रहकर काम करने में विश्वास करते हैं। और ये उदाहरण तो अभी हमने देखा कि पाकिस्तान पर जब अटैक किया तो उन्होंने कहा कि पब्लिक का कोई आदमी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। तो इतना सोचने वाला आदमी ये शायद दुनिया में कम ही होते हैं। होते ही नहीं है जी, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता है यदि युद्ध लड़ रहा और व्यक्ति ये बोल देगा जनता नहीं बननी चाहिए। आज भी इतना बड़ा नुकसान किया इजराइल का इन लोगों ने, तो इजराइल ने ये नहीं देखा कि हमास मर रहा है, कौन मर रहा है। उसने कहा हमास तुम्हारे साथ में तो तुम भी जाओगे। सही है। उन्होंने कहा साथ का दोस्त का दोस्त तो वो दुश्मन हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात। तो अपराधी तो इस तरीके से मारे जाते हैं, पर वहाँ भी चिंता करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक की कि वो चूंकि इस मानवता के पुजारी हैं, इंसानियत के पुजारी हैं और सेवा है उनका परम धर्म है, तो इसलिए वो इस थॉट को आगे लेकर चलते हैं। मैंने जो मुस्लिम कंट्रीज़ का जो जिक्र किया था वो इसलिए किया था कि अभी इसराइल के खिलाफ 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश कतर में एकजुट हुए हैं, तो वो हुए इसराइल के खिलाफ है, लेकिन ये पक्का मान के चलिए कि भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। अब आते हैं वोट चोरी के मामले में। आचार्य जी, आपको याद होगा ये जानबूझ करके उठाए जा रहे मुद्दे हैं। एक समय था जब राजीव गांधी सरकार में थे, बफोर्स जब कांड हुआ था, तब नारे लगे थे गली गली में चोर है और राजीव गांधी चोर है। ये राहुल गांधी को अभी तक उनकी स्मृति में पड़े हुए हैं और ये भी नारे लगे थे कि बफोर्स चोर गद्दी छोड़, तो वो के वही नारे वो यहाँ दोहरा रहे। तो ये वोट चोर का अभियान ठीक वैसे ही अभियान नजर आता है। एक बात और कहूँगा कि जैसे इंदिरा गांधी का चुनाव कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया था और उन्होंने कहा था कि गलती से लड़ा गया चुनाव, इसमें इंदिरा गांधी को उन्होंने अगेंस्ट में फैसला दिया था। अब राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम की जो बात कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि बनारस का चुनाव जो प्रधानमंत्री का उसको अवैध ठहरा जाए और उसकी कुछ वोटर लिस्ट लेके वो आने वाले।
तो वो जो उनके दिमाग में जो बैठी है ना, वो पुरानी चीज़ लेके चल रहे हैं। तो ऐसे जो षड्यंत्र जो हो रहे हैं, क्या इन षड्यंत्रों में ये षड्यंत्रकारी सफल हो पाएंगे, या मोदी जी इनको भी फिर वही पटक नहीं देंगे जैसे अभी तक देते हैं? मोदी जी तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा। जो मैंने बताया ना, वो जो शक्ति उनके साथ में, वो इनको सबको निपटा देगी अपने आप ही। आज उमा भारती है, उमा भारती ने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार गिराई। आज भी दिग्विजय सिंह जी के अमूमन एक या दो भाषणों में उमा भारती का नाम आता है। ये नींद उड़ जाती है इसमें। ये जिस तरीके से मात खाए हुए हैं, या जो कभी किसी से मात खा जाए, आप भगवान कृष्ण के आगे कितनी बार मात खाया, तो दुर्योधन के दिमाग से कृष्ण नहीं निकल पाते थे, शकुनी के दिमाग से कृष्ण नहीं निकल पाते थे, धृतराष्ट्र के दिमाग से कृष्ण नहीं निकल पाते थे, खुद भीष्म पितामह के दिमाग से कृष्ण नहीं निकल पाते थे। कारण है कि जब आप जीत जाओगे फिर अंदर क्या बचेगा, फिर वही चीज़ें घुटन शुरू हो जाती है। तो ये जो शत्रुओं में घुटन पैदा करना, ये जो काम करती है, ये वो शक्ति करती है जो इनके साथ में होती है। वो उसका काम है कि उसको लगातार परेशान करके बनाए रखे, नींद उसकी उड़ाए रखे। कंस के सामने जब मालूम पड़ा कि कृष्ण आएगा, वध करेगा, 8 बार लड़का आएगा, वो सो नहीं पाया। रावण के पास आया कि भगवान आ गया मारने के लिए, रावण सो नहीं पाया, मेघनाथ नहीं सो पाया। ये दहशत में मार रहे हैं लोग, दहशत में मरेंगे, और ये मरना दहशत में ही है इनको। तो ये सारे विपक्षियों को, तो ये दहशत में ही जाएंगे और दहशत में ही रहेंगे। बिल्कुल, ये शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बिहार चुनाव जैसे आचार्य जी अभी भी मतलब उसकी बड़ी जोरों से चर्चा है, इसमें क्या स्थिति रहने वाली इनकी, राहुल गांधी, तेजस्वी और बीजेपी और नीतीश? ये इसमें बिहार चुनाव में सारे नष्ट होने वाले हैं। अच्छा। अभी जो इनकी स्थिति है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, निकृष्टतम होने वाली है। और ये वो है, बिहार चुनाव निकृष्ट चुनाव होगा, और अगला जो बंगाल का चुनाव निकृष्टतम चुनाव होगा, वो आखिरी चुनाव है इस उपद्रवों के। उसके बाद तो फिर जो मोदी चाहेंगे वही होगा, प्रभु सत्ता पे संभालेंगे। तो आने वाला समय भी ऐसा आएगा कि इस चुनाव में जितनी भी मर्यादाएं लांघनी चाहिए, ये पूरी विपक्ष की पार्टियां शब्दों में और अपने कामों से नहीं, उसकी शुरुआत होगी उनके प्रधानमंत्री जी की माँ को जिस तरह से अपशब्द कहे गए, तो यही योग इनके बनेंगे और उसी में नष्ट हो जाएंगे। अच्छा आचार्य, ऐसे कुछ योग नजर आते हैं, क्योंकि अभी तक के तो ये जिन्होंने ये जो कैंपेन चलाया, झूठे कैंपेन मोदी के विरुद्ध, वो तो सक्सेस नहीं हुई। अब बिहार चुनाव के बाद एक नया कैंपेन शुरू करने की इनकी योजना है। वो योजना ये है, या तो ये जीत गए तो कहते हैं कि देखो साहब, इस बार हमने वोट चोरी नहीं होने दी। हार गए तो ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए उकसाएंगे, उन पर डोरे डालेंगे, उनको वर्ग लाएंगे। ये सब ऐसी स्थिति बनती है ऐसा भी, क्योंकि 2026 में ये भी कहते हैं शायद मोदी जी के चुनाव को लेकर कई लोग कहते हैं कि कुर्सी पे वो रहेंगे नहीं रहे, संशय की स्थिति है उसमें। संशय की स्थिति तो इसलिए भी है कि आने वाला जो समय है, ये राष्ट्रपति शासन के संकेत भारत की कुंडली में मिलते हैं। यहाँ पर स्थिति ऐसी बनेगी। और दूसरा, ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र डीप स्टेट का षड्यंत्र रहेगा कि मोदी जी को कैसे तोड़ा जाए। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनकी पार्टी, हालांकि इस चुनाव के बाद तो नीतीश कुमार को तो तोड़ भी नहीं पाएंगे बिहार चुनाव के बाद। अब रहा चंद्रबाबू नायडू का सवाल, तो चंद्रबाबू नायडू की स्थिति भी यहाँ बहुत डामाडोल होने की इसमें नहीं बनती है। सबसे बड़ी इसमें जो स्थिति बनेगी वो बनेगी इनके राज्यों के अंदर जो विधायक लोग या जो मंत्री राज्यों में नाटक कर रहे हैं, ये बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल इसको करना पड़ेगा। अच्छा। और वहाँ ये मात खाएंगे। इनका भी इस पर तो जोर नहीं, खुद बीजेपी के राज्य में, खुद बीजेपी जहाँ जहाँ शासन में है, वहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं, ये जो हरकत करेंगे उससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा और वो नेगेटिव रहेगा। तो आप जो शंका लगा रहे हो नायडू जी की और इनकी, तो ये तो डीप स्टेट का काम है कि उनको गिराना, और खाली इनका एक नाम रहेगा, लेकिन मेन जो होगा वो इन पे फोकस रहेगा। अच्छा, मतलब इनकी पार्टी के अंदर से षड्यंत्र, पार्टी के अंदर षड्यंत्र होगा। तो आचार्य जी, ये आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें आज इसमें, मतलब बड़ी बड़ी इसको करें, आने वाले समय की बातें आपने बताई, क्योंकि असली खतरा उन्हें इनसे भी है, जो बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वो चूँकि उनका शासन प्रणाली ठीक ठाक नहीं चल रही। तो ये आपने एक बड़ी भाजपा के लिहाज से बड़ी भविष्यवाणी की, बड़ी बात की। आचार्य जी, चूँकि समय अभी इतना ही था, लेकिन आपने बहुत ज़बरदस्त बातें प्रधानमंत्री जी को लेकर की और हमारे दर्शकों के साथ नई नई जानकारियाँ शेयर की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।